कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घरों में होंगे, लॉकडाउन में, और पढ़ाई लिखाई पे आप लोगों ने लॉकडाउन नहीं लगाया होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स मतलब डांस करना, डायनेमिक्स मतलब डांस, डायनेमिक्स मतलब डांस, डांस मतलब नाचना। ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक्स मतलब होता है चलना फिरना, हिलना डोलना, डांस करना। ठीक है। अब डांस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार का डांस क्या हो सकता है? एक प्रकार का डांस हो सकता है कि भैया आप एक मोशन पे, एक ही स्पीड पे नाचते रहिए, घूमते रहिए, जैसे भी करना करते रहिए, पर आपका वेलोसिटी, स्पीड नहीं बदलना चाहिए। और एक डांस होता है कि एक ही मूवमेंट में, एक ही जैसा, वो एक ही फ्लो में डांस कर रहा है। और दूसरा डांस कैसा हो सकता है? अपना स्पीड बढ़ाता जाए, नाचने वाली नाचता जाए, नाचते जाए, नाचता, धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ाते जाओ, फिर धीरे धीरे करके अपना स्पीड घटाते जाए। उसको कहते हैं, दो प्रकार का डांस हमने किया। डायनेमिक्स मतलब नाचना, ठीक है। डायनेमिक्स मतलब नाचना, मतलब कि मोशन, ठीक है। पहला हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा था, उसी वक्त मैंने कैटेगराइज किया था कि क्या होता है भाई। तो दो भागों में बांटा था हमने, एक है स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, रेस्ट, आराम करने वाला चीज, वो क्या है? स्टैटिक्स। और दूसरा क्या है? डायनेमिक्स, नाचने वाला। डायनेमिक्स मतलब मोशन, इन मोशन। अगर वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि रेस्ट जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। पूरा का पूरा धरती घूम रही है दोस्त, पूरी की पूरी धरती घूम रही है, पूरा तुम नाच रहे हो। अरे धरती घूम रही है, धरती के ऊपर हो, नाच रहे हो कि नहीं नाच रहे हो? पूरा धरती नाच रही है, पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में इस दुनिया में नहीं है। समझ में आया? कोई भी इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। सभी के सभी नाच रहे हैं, सभी के सभी मोशन में हैं, ठीक है। पर रिलेटिव रेस्ट एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि मैं देख रहा हूं और वो नाचता हुआ ना दिखे, ठीक है। हम देख रहे हैं पर वो नाचता हुआ ना दिखे, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भैया वो रेस्ट में रुका हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है नाचता हुआ, तो भैया वो रुका हुआ है, आराम कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव रेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है, पर एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट इस दुनिया में नहीं करता, पूरे यूनिवर्स में नहीं करता, ठीक है। पूरा यूनिवर्स ही फैल रहा है, तो एब्सोल्यूट रेस्ट की बात हम नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो देखेंगे वो अपने रिलेटिव देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, ये भी हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उस सिस्टम से बाहर नहीं चले जाते हैं, हम उसके मोशन को बता नहीं सकते। यानी कि यूनिवर्स के मोशन को बताने के लिए हमें यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो डायनेमिक्स यानी कि मोशन को भी दो भागों में बांटा गया। एक है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। पहला क्या है? काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है? काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम उस मोशन को पढ़ते हैं जिसमें हम किसी भी मोशन के रीजन के बारे में बात नहीं करते, मोशन क्यों हो रहा है इसकी बातें नहीं करते, तो वो काइनेमेटिक्स में आता है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये मैं बता चुका हूँ पहले, जब मैं मैकेनिक्स शुरू किया था तभी मैं बता चुका हूँ, तो उसी वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने जो नाम नीचे लिखा हुआ है इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे चैनल का नाम, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो प्लेलिस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसमें जाइए और वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा सबसे पहला वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। उसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, कौन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, ESE एग्जाम्स के लिए, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसको जाकर आप लोग देखिए थोड़ा, ठीक है। उसमें मैंने इसको डिस्कस भी किया है। काइनेटिक्स क्या होता है भाई? तो ये है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, ठीक है। काइनेटिक्स क्या है भाई? तो स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, यानी कि फोर्स को कंसिडर हम इसमें नहीं करते हैं। जबकि अगर काइनेमेटिक्स की बात करें, एक और टॉम में भी मैंने इसका डिस्कशन किया है, ठीक है। टॉम का भी पूरा कोर्स बना हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसमें भी जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट कोर्स बना हुआ, उसमें मैंने डिस्कस किया है काफी डिटेल में इसको। काइनेटिक्स क्या है भाई? तो ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो मोशन है ना है, अरे पूरा का पूरा तो मोशन ही है, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? मोशन क्या स्टडी कर रहे हैं, पर विथ कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, यानी कि इसमें हम फोर्स की कंसीडर करते हैं और इसमें फोर्स का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। इसमें हम उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उसके असर को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि वो क्या असर डाल रहा है, फोर्स क्या असर डाल रहा है, वो हम काइनेटिक्स पढ़ लेते हैं, पहले असर पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो फोर्स कैसे काम कर रहा है उसके कॉज को पढ़ते हैं, यानी फोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स में चलते हैं। काइनेमेटिक्स सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिलिनियर, नाम है लीनियर है, लाइन में लीनियर है कि नहीं है? तो रेक्टिलिनियर मतलब एक दिशीय गतियों का होगा, एक वन डायमेंशनल मोशन होगा, 1D मोशन होगा,
ठीक है। 1D मोशन होना रेक्टिलिनियर, एक दिशा में मोशन होगा, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चला गया, चलो पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोशन को अगर देखना है तो भैया सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि देख कौन रहा है ये हमको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मोशन डिपेंड करता है भैया। अलग अलग लोग देखेगा तो अलग अलग बातें कहेगा, तो हमें बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि वो कुछ और कह देगा, वो कुछ और कर देगा, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, तुम कुछ और तुम देखोगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग किसको भेजेंगे? मेरा एक एजेंट है, उस एजेंट का नाम है एजेंट विनोद। हम एजेंट विनोद को हर जगह भेजेंगे और वही एजेंट विनोद देख के वहाँ से बताएगा हमें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो वो बताएगा हम उसको मान लेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखेगी। यानी कि हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक एजेंट को भेजेंगे, वही एजेंट जो बताएगा उस चीज़ को हम लोग मानेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक्सेस है, यहाँ पर देख रहे हो कि 3 डायमेंशनल एक सिस्टम है, जिसमें पहले एक ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन दे रखा है और उसका पोजीशन वेक्टर भी बता दिया गया है कि ये देखिए इसका पोजीशन वेक्टर, इसको आर वेक्टर हमने कहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ बदलाव होगा, देखेंगे, ठीक है। बदलाव करके मान लेते हैं कि आपका बदलाव की हम बातें करते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को, चलो ठीक है। ये है आपका एक पोजीशन, ठीक है। मान लेते हैं इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इनिशियली जो पोजीशन वेक्टर था उसको कहा हम लोगों ने R1 या RI, कुछ भी कर दो RI। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हट के यहाँ चला गया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कहा RF, ये पॉइंट फाइनल पॉइंट F है, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ? ये बड़ा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना आपका, I से F चले गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका। मान लेते हैं इसको हमने S वेक्टर का दिया, ठीक है, ये आपका S वेक्टर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ोगे तो ये वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमने कहा कि भैया RI जो वेक्टर है उसमें हम लोग जोड़ देते हैं S वेक्टर को, तो हमारा आ जाता है RF वेक्टर। यानी कि अगर S वेक्टर निकालना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? RF पोजीशन वेक्टर जो फाइनली हुआ और उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है? घटा देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। या फिर पोजीशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में अगर बदलाव होता है तो भैया आपके में क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या होगा? V इक्वल टू क्या होगा? dr/dt, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिख सकते हो ds/dt, ठीक है। और यही अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, वेलोसिटी, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, इन सब में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया। अब अगर हम बात करें एक रिजिड बॉडी की, किसी बात करते हैं रिजिड बॉडी की, जैसे यहाँ पे है एक रिजिड बॉडी, ठीक है। देखो ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है। तो ये बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ चलाया, ये यहाँ से उठ के यहाँ से चलाया, तो इसका ये पॉइंट भी इतना यहाँ से यहाँ चलाया, ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ चलाया, ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ चलाया। अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का डिफिनेशन ये होता है कि उसके दो पॉइंट्स के बीच, उस बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता, ठीक है। यानी कि वो एक दूसरा पॉइंट जो होता है, एक दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो पहले था वही अभी भी रहेगा, तब जाके उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर रिजिड बॉडी है तो ये तो कॉमन सेंस से ही पता लग रहा है कि भैया ये बिंदु जितना चलेगा उतना ही ये बिंदु चलेगा, उतना ही ये बिंदु चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर पहला का डिस्प्लेसमेंट देखें ds1 देखें, अगर पहले एक पॉइंट है, इसको दो पॉइंट कह देते हैं, ये पॉइंट नंबर 3 कह देते हैं, तो पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट 3 का डिस्प्लेसमेंट ये सभी बराबर होगा, और इसी को हम लोग ds कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह दे रहे हैं? ds कह दे रहे हैं ड्यूरिंग टाइम t, यानी कि इसका ड्यूरिंग टाइम t यहाँ से यहाँ जाने में dt टाइम लिया, तो dt टाइम में सभी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है, ठीक है, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, इसलिए मैंने एक ही डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से काम चला लिया रिजिड बॉडी के लिए। अगर रिजिड बॉडी नहीं होगा तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी जो भी डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो सब रिजिड बॉडी के लिए है, ठीक है। या फिर कहो कि पॉइंट मास के लिए है। अगर आपका बॉडी रिजिड नहीं है, जैसे आपका वाटर का फ्लो है, ठीक है, या फिर आप कर दीजिए कोई आटा वाटा या कोई भी ऐसा लिक्विड जो अपना जिसके जो दो पॉइंट के बीच का
जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बदल जाता है, तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए लगेगा। उसी प्रकार के अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस पॉइंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी बन जाएगा। तो V1 जो होगा वो V2 के बराबर होगा, यानी कि दूसरे पॉइंट जो है उसके वेलोसिटी के बराबर होगा, वो V3 के बराबर होगा, और ये VCM के बराबर होगा। VCM मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, उसके बराबर होगा। ठीक है, और यही इसको V वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहेंगे A एक्सेलरेशन 1 का एक्सेलरेशन जो पॉइंट 1 है उसका एक्सेलरेशन, पॉइंट 2 का एक्सेलरेशन और पॉइंट 3 का एक्सेलरेशन, सबका वेक्टर जो है वो सब के सब इक्वल होगा, और वो VCM यानी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जिसको हम A वेक्टर भी कह देते हैं एट एन इंस्टेंट। ये सब एट एन इंस्टेंट पर डिफाइन है। ठीक है, रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव आप अगर लिखते हैं ऐसे V12 कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 इक्वल टू 0 से होगा, जहाँ पे 1 और 2 सेम रिजिड बॉडी पे होना चाहिए। अगर सेम रिजिड बॉडी पे दोनों पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये तय है कि भैया V12 सदैव 0 होगा एक रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, जहाँ 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों उसी बॉडी पे होना चाहिए। ठीक है, तो सदैव के सदैव 0 होगा। एक्सेलरेशन में भी सेम बातें हैं, क्योंकि भैया एक दूसरे के रिलेटिव कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। तो भाई एक पॉइंट ए पॉइंट कभी भी इसके रिस्पेक्ट में कभी चल ही नहीं रहा है, दोनों पॉइंट एक ही ऑब्जेक्ट पे है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे है। तो एक पे चढ़ जाओगे, एक पे अपना एजेंट बैठा देंगे, तो इसको सदैव लगेगा कि भैया इसी पे अगर कोई आदमी बैठ जाएगा तो सदैव लगेगा कि ऑब्जेक्ट सदैव क्या है, रुका हुआ। जैसे ट्रेन में बैठ जाते हो तो सदैव लगता है कि यार एकदम पता नहीं लगता है। अरे बगल वाला ट्रेन जाता भी रहता है तो कहते हैं कि यार कौन सा वाला जा रहा है, पता ही नहीं लगता आप लोगों को कि हमारा वाला ट्रेन जा रहा है या बगल वाला ट्रेन चल रहा है। तो ये आपके साथ घटना घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसे नहीं बता सकते हो। हमारा एजेंट जो विनोद रहेगा उसको कुछ नहीं पता लगेगा, इसी पर हम बैठा देंगे इसको कुछ नहीं पता लगेगा। ये कहेगा कि भैया कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वो क्या ना देख रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी देख रहा है। ठीक है, तो ना तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना ही रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो इतने सारी चीज़ें अगर आप लोग समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेष चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं, एकदम बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, एकदम बेसिक क्या है भाई। सबसे पहले तो भैया एक चीज़ जो जान लीजिए, जो नहीं जानते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं होंगे, कि हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ए नहीं बदलेगा, और ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बदल गया तब भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आई बात? तो भैया एक्सेलरेशन ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका ए वेक्टर कांस्टेंट हो या फिर यूनिफॉर्म हो। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं जो बचपन में आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि नहीं, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है हमसे, क्या करोगे, दुखा बाटे के है। चलिए, तो ये क्या है भाई, तो एक फॉर्मूला है V = U + AT, बचपन से पढ़ते आओ, इसमें समझाने वाली ये कोई बात नहीं है। दूसरा फॉर्मूला S = UT + ½ of AT²। तीसरा फॉर्मूला V² = U² + 2AS। ध्यान रखना है सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, और ये सारे तीनों के तीनों फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब ए क्या है, यूनिफॉर्म हो, ए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, V = होता है U + AT। अब इसको वेक्टर फॉर्म में नोट कर लीजिए। S जो होता है वो होता है UT + ½ of AT²। ठीक है, V² V तो जान रहे हो, स्क्वायर करोगे, डॉट प्रोडक्ट 2 बार करोगे तो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, U² + 2AS डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, वेक्टर फॉर्म में ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो बचपन से आप स्केलर फॉर्म में पढ़ के रखे होते हो। ठीक है, तो गलती थोड़ा सा भी करोगे, साइन वाइन नहीं लोगे, डायरेक्शन का आपने ध्यान नहीं लिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन उसने दे दिया तो डायरेक्शन के साथ काम करना बच्चा। ठीक है, और एक बात और, इतना पढ़ लेते और क्वेश्चन पूछ देता है इस फॉर्मूला पे, 1 मिनट पूछता है कहाँ पे, इस फॉर्मूले पे। ये क्या है भाई, तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन ना दे के अगर वो पोजीशन का फंक्शन दे दे, ठीक है, अगर टाइम का फंक्शन ना दे के पोजीशन का फंक्शन दे दे, तब क्या करोगे, तब हमारा ये फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे, ए जानते हैं हम लोग, ए होता क्या है भाई, तो dv/dt होता है ना, पर उसने वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन दिया ही नहीं उसने। ठीक है, आपका जो वेलोसिटी है वो अगर
डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी गिना करके इसको हम डी एस कर लेते हैं, और अगर डी एस किया तो यहाँ पे भी हमको एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा हमें। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? ये हमारा काम बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप टर्म देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी लिखा हुआ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वी डी वी बाई डी एस। तो ये एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हो गया, v इंटू डी वी बाई डी एस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आया है। ठीक है, गेट वगैरह एग्जाम में जानबूझकर लोगों को ध्यान नहीं रहता ये फॉर्मूला। ठीक है, सब लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का डी वी बाई डी टी, तो इसी फॉर्मूला पे लोग पूछ देते हैं और फिर वो ऐसे ही मुंह देखता रह जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप थोड़ा चलते हैं, क्वेश्चन वोश्चन करते हैं। इतना पढ़ लियो तो क्वेश्चन वोश्चन करें ना। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका फ्री फॉलिंग बॉडीज, कुछ एक मतलब इन्फॉर्मेशन ही देख रहे थे, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सोच ही रहे हो पूरा 11th में तुमने एक साल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही पढ़ा था, यानी मैकेनिक्स का ही टर्म चल रहा था पूरा। और आज हम लोगों को पूरा भैया एक चैप्टर है, जल्दी जल्दी कवर करना है, क्योंकि एक ही चीज़ तो पढ़ते रहना नहीं है, तो हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे चीज़ों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कॉलेज का एग्जाम पास नहीं करना हमें। कॉलेज का एग्जाम तो पास कर ही लेते हो तुम, सेमेस्टर एग्जाम नंबर भी ले आते हो ढेर सारे, पर उससे काम नहीं चलेगा। वो भी आपको समझ में आता होगा कि भैया हम लोग क्या जानते थे और कैसे नंबर ले आए। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को चल रहा है। जहाँ पे से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है, बेसिक देना है आप लोगों को, वहाँ पे वैसे ही देख के निकलते हैं। ठीक है, एकदम मेरा जो वीडियो बनाना होता है एकदम कंप्लीट, एकदम आपका गेट और ESE सिलेबस पे है। ठीक है, जो जहाँ से जैसे पूछता वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले फ्री फॉलिंग बॉडी की हम बात करें तो फ्री फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन जो होता है जी के बराबर होता है। ठीक है, और वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में होता है। तो देखो मैंने लिखा है माइनस आई कैप, और वहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडी में जनरल फ्री फॉलिंग हो रहा है, यानी कि ऊपर से वो गिर गया है, तो ऊपर से उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग क्या करोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करोगे, प्रोजेक्टाइल अगर फेंक रहे हो आप लोग, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम यहाँ पर टॉप पे जाएं, अगर सबसे टॉप बिंदु पर जाएं, यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे u का एक, यहाँ पे तो अपने फेंका है इधर u। ठीक है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, ux और u हमने तोड़ा, ये वाला थीटा एंगल होता था। ठीक है, इसको करेंगे भी एक आधो क्वेश्चन जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो ये देखिए अगर यहाँ टॉप पे जाएंगे तो टॉप पे क्या हो जाता है, टॉप पे आपका u बाई 0 हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो गया, क्या वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट 0 हो गया, और x कंपोनेंट कितना हो के बराबर होगा, u कॉस्ट वो बचा रह जाता है। ठीक है, आगे अगर चलते ux की बात करें तो u कॉस्ट थीटा होता है, u बाई u साइन थीटा। अगर यहाँ पे बात करें, अगर शुरू की बात करें, चलो मिटा के मैं फिर से दिखाता हूँ। अगर ये u है, ये इसको हमने 2 कंपोनेंट तोड़ा, ux और u बाई, तो ux कितना होगा, u कॉस थीटा, और u बाई कितना होगा, u साइन थीटा। ठीक है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, और a बाई है g माइनस जे कैप, सॉरी यहाँ पे i कैप थोड़ा ना होगा, यहाँ पे j कैप होगा ना। ux क्या होगा, ux सदैव कांस्टेंट होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस पे भी क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे, तो इसको आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे भी हम लोगों को कुछ करना है, कुछ क्वेश्चंस है उसको आप लोग करिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन को एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, आप करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर बताइए। सबके आंसर तो है ही, फिर भी आप लोग इसका क्वेश्चन को करें और मुझे बताएं। ये क्वेश्चन है, इसको करें। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, या तो यहाँ पर सेकंड थर्ड प्रॉब्लम है आपके सामने, इसको करें। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ना है। फर्स्ट लॉ तो बच्चा जानता है, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वहीं से हम लोग उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करें, उसी को ज़्यादा पढ़ें। तो 2 क्वेश्चन इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करके जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा जो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो भैया जाके जरा चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आपका गेट ESE का प्रिपरेशन होता रहता है। ठीक है, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसकी वीडियो डालते रहते हैं। जो भी आप जान रहे हो कि इंजीनियरिंग में जो नौकरी का क्या हाल है, तो आप दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो उसका भी वीडियो डलता रहता है। सारी चीज़ें हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी का भी मैंने हिंदी ग्रामर का भी वीडियो डाल रखा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डला हुआ है। उसको जाके जीके GS भी मैंने डाला है, उसमें करंट अफेयर के वीडियो डलते रहते हैं, तो उसको जाके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं लाइव जगह रहूँ
तो आप तक मिल जाएगा। और चीज़ें अधिकतर जो क्वेश्चन आपके आते हैं अंडर 10th का लेवल का आता है, तो अंडर 10th का लेवल का भी मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो मैं भी क्या करूँगा, अधिक से अधिक इसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।